वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आजकल के यंगस्टर्स के हवाले से। हम देखते हैं माशरे में मनशियात का कितना रुझान बढ़ता जा रहा है। अगर हम आम गली मोहल्लों में देखते हैं तो वहाँ भी यही हाल है, और वहाँ पे जो है उस एरिए के मुताबिक जो इसकी फ़रोख्त है वो बढ़ती जा रही है। और जितने भी हम देख सकते हैं अंदरून शहर में, और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पोश एरियाज़ नहीं हैं, वहाँ पे ये रुझान बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे उस लेवल का है ये। और कितना नुकसानदेह हो सकता है ये कि बहुत सारे लोग, बच्चे जो अभी तकरीबन मुझे लगता है कि वो बलूगत तक भी नहीं पहुंचते हैं, 15-16 तक भी पहुंचते नहीं हैं, और ड्रग्स का इस्तेमाल जो है उनके गली मोहल्लों में वो आसानी से अवेलेबल है। और वो क्यों अवेलेबल है, वहाँ पे जो पुलिस मौजूद है वो इस मामले में क्या कर रही होती है। इसके अलावा हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये क्लेम्स किया जाते हैं कि वहाँ पर भी ये सिलसिला आम है। इसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे इकदाम भी किए भी जाते हैं इस सिलसिले में, लेकिन इसको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता, या कैसे किया जा सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रिजवान सफ्तर साहब, जो कि PU से हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर, हम देखते हैं कि माशरे में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंजाइटी, ये स्ट्रेस वगैरह, ये साथ साथ चलता जा रहा है। उसको बच्चे कैटर करने के लिए कि आज डांट पड़ गई, आज इस तरह से हो गया, वालिदैन बच्चों को बिला वजह किसी चीज़ का प्रेशर देते हैं, तो वो बाहर दोस्तों के पास जाते हैं तो वो उनको कहते हैं कि आप ये ट्राई कर लें। एक ट्रायल बेस पे दिया जाता है पहले, कि उनसे पैसे नहीं लिए जाते हैं, उनको सिर्फ एक सिगरेट की फॉर्म में या जैसे भी करके, जो भी किस फॉर्म में वो होता है नशा, वो थमा दिया जाता है सिर्फ इस वजह से। तो सबसे पहले तो आते हैं कि सोसाइटियल प्रेशर में घर का प्रेशर कितना अहम है बच्चों को इस जानिब राग़िब करने के लिए। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मामले की इंटेंसिटी को समझने के लिए थोड़ा सा मैं स्टैटिस्टिक्स बताऊं कि पाकिस्तान में 70 से 80 लाख लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं। 70 से 80 लाख। और इसमें से 60% वो लोग हैं जो 15 से 35 के दरमियान जिनकी उम्र है, यानी यूथ है। और 20 लाख लोग जो हैं वो उनको ड्रग एडिक्ट्स कहा जाता है। तकरीबन 20 लाख लोग ऐसे हैं, और तकरीबन 2.5 लाख बंदा हर साल ड्रग यूजेस की वजह से पाकिस्तान में जिसकी डेथ होती है। तो जहाँ तक बात है कि फैमिली का कितना प्रेशर है, वो एक आस्पेक्ट है, ज़ाहिर है बड़ा अहम आस्पेक्ट है। लेकिन यूथ में जो ड्रग एडिक्शन का बढ़ता हुआ रुझान है, उसमें मेरा ख्याल है कि एक जो यूथ की इंगेजमेंट नहीं है इकनॉमिक सारे सिस्टम के अंदर, और इकनॉमिकली यूथ इंगेज नहीं है, वो डिग्रीज़ लेने आई है और तो वो सारे डिस्कोर्स में इंगेज नहीं है, और डिग्री लेके निकली है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उस वजह से लोग डिप्रेशन में जाके, परेशानी के आलम में, उनको लगता है कि ये एक एस्केप है कि किसी सिगरेट पे लग जाते हैं, चर्च पे लग जाते हैं, नशे पे लग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यूथ को जब तक हम 35 का आपने फिगर बोला ना, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हम जाते हैं वो 20s के बाद जाते हैं, तो उससे पहले जो होते हैं उनकी क्या आपके नज़दीक रीज़न होती है? वालिदैन की, सोसाइटी, या फिर बच्चों की बुरी सोहबत जो है, या वालिदैन उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं? हाँ, मैं जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा ख्याल है कि वालिदैन को तो बच्चों पे वालिदैन बच्चे स्कूलों में भेज देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भेज देते हैं। अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन का ये रोल बनता है कि वो बच्चों को इंगेज करे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में, कि वो नशे में इंगेज ना हो। असल में एक मसला इसमें यह भी है कि ये बहुत लुक्रेटिव कारोबार है, तो जिसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है नशा बेचने में। और ये जो नशा बेचने वाले पूरे माफियाज़ हैं, ये जैसे आपने कहा कि ये गली मोहल्लों से लेकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस तक वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है और पूरा पूरा नेटवर्क काम करता है। रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान में एक स्कैंडल भी आया था इस तरह का। अमेरिका से यहाँ पे नशा आ रहा है। आप देखें कि 22-24 घंटे की फ़्लाइट है अमेरिका से, और यहाँ पे पार्सल आता है। और वैसे भी जियोग्राफिकली वी आर प्लेस्ड उस लोकेलिटी पे जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे नशे की पैदावार होती है, तो हमें वैसे भी एक्सेस है। और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर अब तो आपने पूरी दुनिया से कहीं से भी कुछ भी मंगवाना है तो कभी भी आपको अगले 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो माफियाज़ हैं इसके पीछे, जो इसमें से पैसा बना रहे हैं, उनको कैटर करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की सतह के ऊपर। वालिदैन हर वक्त 24 घंटे बच्चों पे नज़र नहीं रख सकते, इवन टीचर्स भी 24 घंटे बच्चों पे नज़र नहीं रख सकते। हम मैक्सिमम वालिदैन ये कर सकते हैं कि वो घर में देखें कि वो क्या कर रहे हैं। जब वो यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं तो फिर
टीचर्स और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को मुख्तलिफ जो सेमिनार्स हैं या अदरवाइज़ जो क्लासेस हैं उनमें इंगेज करें ताकि वो इस तरफ को ना जाएं। लेकिन अब फॉर एग्ज़ाम्पल रात को वो हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टलाइज हैं, कहीं और शहर से पढ़ने आए हैं, तो वहाँ पे जब तक बच्चे खुद अवेयर नहीं होंगे कि ये जो हम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं ये गलत है, तो और जब तक पुलिस और हमारे जो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अदरवाइज़ उसको रोकने में कामयाब नहीं होंगे या काम नहीं करेंगे तो वो नहीं हल होगा। इसमें असल में रोकने वाले ही जब उन माफियाज़ का हिस्सा बन जाते हैं और उसमें से पैसे बनाते हैं, क्योंकि वही बात है कि पैसा है बहुत। इस शायद पाकिस्तान में कोई वाहिद काम है जिसमें ड्रग्स बेचने में, और बल्कि ये तो कहा जाता है कि तुम ड्रग्स बेचते हो कितने पैसे कमा लिए हैं तुमने, तो इतना उसमें तो वो माफिया को कैटर देखते करने हैं की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे वालिदैन का एक बहुत अहम रोल होता है किसी बच्चों की तरबियत में। जब वालिदैन घर होते हैं, बच्चे कहीं बाहर से आ रहे हैं, ट्यूशन से, अकेडमी से, बाहर अपने दोस्त से, किन दोस्तों में बैठ रहे हैं, वो घर आ रहे हैं, उनका कैसा बिहेवियर है, वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कितने घंटे की नींद ले रहे हैं, कितना टाइम बाहर गुजार के आए हैं, तो ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सब चीज़ों में नज़र रखने की ज़रूरत होती है और ये सब वालिदैन की ऑब्वियसली ज़िम्मेदारी है। हर हम देखते हैं कि हम थोड़ा सा इसका फॉर ग्रांटेड थोड़ा ईजी ले लेते हैं, हालांकि ईजी रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती जिस माशरे में हम रह रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि स्कूल कॉलेजेस में तो ऑब्वियसली टीचर कितनी हद तक नज़र रख सकेंगे, ये वाकई में एक अलमिया है कि हम बच्चों को कितनी भी तरबियत कर दें, उनकी सोहबत, उनकी कंपनी, ये सब चीज़ों में जब तक हम प्रॉपरली नज़र ना रख सकें तो बड़ा ख्याल है कि ये मल्टी फैक्टेड अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी। पूरा वक्त तो वैसे भी बता के हाँ, मतलब ना तो पेरेंट्स पूरा वक्त दे सकते हैं ना टीचर्स दे सकते हैं, तो मल्टी फैक्टेड एक अप्रोच है कि पहले तो उसकी सप्लाई चेन को रोके ना आप, तो अवेलेबिलिटी इतनी एक्सेस जो है वो आसान हो चुकी है। मेजर प्रॉब्लम ये है सप्लाई चेन जो है वो सप्लाई चेन डिमांड क्रिएट करती है। अब पाकिस्तान में बहुत सालों से बैन थी कि आप जो सिगरेट वगैरह है, तंबाकू नोशी है, उसकी आप एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते। अब आप देखें कि गली मोहल्लों में वो खुल गए हैं, मैं अब नाम नहीं लूँगा, कि बहुत सारी वो लड़कियों से एडवर्टीज़मेंट करवाई जा रही है। हमारे सोशल मीडिया पे वो आता है, यूट्यूब की वीडियोस में आती है कि आप ये करें, ये यूज़ करें। वो हालांकि वो सॉफ्ट नशा है, वहाँ से बात स्टार्ट होती। वेप की बात कर रहे हैं आप? वेप्स भी हैं, फिर वो तंबाकू मुंह में रखने वाली एक वो नई आ गई है कि आप सिगरेट ना पिएं, तो हाँ जो वो बहुत सारी हैं, और भी हैं, जिन है और इस तरह की बहुत सारी हैं, और ये अब छोटे छोटे शहरों में भी खुल गई हैं। और इसकी एडवर्टीज़मेंट बहुत रीगरस है और वो उसके पीछे पूरी फ़िलासफ़ी होती है कि आप किसी स्टोर पे जाएं तो आपके जो फेस लेवल है उसके ऊपर वो उस हिसाब से उन्होंने एडवर्टीजमेंट लगाई है, और वो लड़कियों बिल्कुल एज इन काउंटर, ताकि सीधा आपकी उस पर नज़र जाए, और वो लड़कियों से एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं ताकि एक तो लड़के एक हद तक पहले काउंटर किया हुआ है उस मार्केट ने उनको काफ़ी हद तक, तो लड़कियों की जो मार्केट है जो अभी काउंटर करने वाली है उसको भी इंगेज करें, और वैसे भी लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करके हम लड़कों को भी इस तरफ जो है वो रागिब करें। अच्छा, मुझे एक पॉइंट जो है वो आपका काफ़ी अपीलिंग लगा है। हमने ये जो एडवर्टीजमेंट है उसको हम नहीं कर सकते अपने टीवी चैनल्स वगैरह पर, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम जितनी भरपूर इसकी नुमाइश है वो कर रहे हैं, और बहुत सारी वीडियोस ऐसी मौजूद भी हैं जिसको टिकटॉक भी बैन नहीं करता, डिलीट नहीं की जाती हैं, खुलेआम उसकी नुमाइश, जैसे आपने कहा बहुत ज़्यादा ड्रग्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो अल्टरनेट पे यूज़ होती हैं उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा ये जो माफियाज़ हैं, ये ड्रग्स बेचने वाले, ये अब सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, फिज़िकल वर्ल्ड में कम एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पे इनके ग्रुप्स बने हुए हैं, और स्टूडेंट्स को या यूथ को भी ये सोशल मीडिया पे ज़्यादा इंगेज करते हैं। सर, एज एन टीचर आप मुझे बताएं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का बिहेवियर, बच्चों को बात करना, सब चीज़ें आपके सामने होती हैं, और आपको पता होता है कि शायद इसको घर से कोई परेशानी है या फिर टेंशन, इस तरह से सब चल रही होती हैं। आपकी क्लासरूम में अगर कोई बच्चा ऐसा होता है जो इन लोगों के हत्थे चढ़ जाता है या अभी स्टार्टिंग में होता है, जब आपको पता चलता है तो आप उसको कैसे डील करते हैं, कैसे उसको काउंसल करते हैं, उसके घर वालों को इन्फॉर्म करते हैं या खुद डील किया जाता है? जी, पहले स्टेप में तो मैं अपनी बात करूं तो मैं स्टूडेंट्स एडवाइज़र भी हूं, तो अपने डिपार्टमेंट पहले स्टेप में तो हम ये करते हैं कि स्टूडेंट्स को एक्टिविटीज़ में इंगेज करने की कोशिश करते हैं कि वो इस तरफ जाए ना, और फ़र्ज़ करें पता चलता है कि कोई स्टूडेंट खुदा न खास्ता इस तरह के काम में चला गया है, तो फिर तो पर्सनल लेवल पे उस पर पहले उससे बात करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये नहीं करना, ये कैसे आपका पूरा करियर तबाह कर देगा, आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। और अगर हमें लगता है कि उसी सारे प्रोसेस में पेरेंट्स को इंगेज करना वैल्यूएबल है,
क्योंकि उसके नुकसानात भी हो सकते हैं, फ़ायदे भी हो सकते हैं। पेरेंट्स को इंगेज करने से बच्चा मज़ीद ख़राब भी हो सकता है। हमें अमूमन लगता है कि पेरेंट्स को इंगेज करने से बच्चा, तो वो अगर हमारे लेवल पे पेरेंट्स जो है ना कभी कभी सडन रिएक्ट करते हैं, सडन रिएक्ट करते हैं, और पेरेंट्स पाते ने हैं। जिन्होंने लाहौर भेजा हुआ है उसको पढ़ने के लिए, तो वो परेशान भी हो जाते हैं ना कि हमारा बच्चा वहाँ जाके क्या कर रहा है, तो उनका रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो हम अपने सतह पे करने की कोशिश करते हैं कि उनको काउंसल करें, तो फिर अगर पेरेंट्स को इंगेज करना पड़ता है तो उनको भी करते हैं। तो हमारी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अभी भी बहुत कंट्रोल्ड है ये चीज़। आई कांट से एनीथिंग अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पे क्या हालात हैं, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हम इसका पूरा ख्याल रखते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन स्टिल दीज माफियाज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट के एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की और इन कोलैबोरेशन विद पंजाब पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट्स हु आर वर्किंग, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन माफियाज़ को काउंटर करें ताकि वो वहाँ डोर स्टेप तक पहुँचाएं ना, सप्लाई चेन को रोकें पहले। लेकिन काफ़ी अरसे से इस सिलसिले में कैंपेन्स भी जारी हैं, एंटी नारकोटिक्स जो आपने कहा उस सिलसिले में वो भी अपना काम कर रहा है, पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है। लेकिन मज़ीद क्या इकदाम जो हैं इसकी रोकथाम के लिए किए जा सकते हैं, उसके बारे में अगर आप हमें बताएं। मैं तो मेरा ख्याल है कि सबसे अहम बात यह है कि आप यूथ को इंगेज करें, और यूथ को पहले तो एक्टिविटीज़ में इंगेज करें, फिर उसके एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खोलें। अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो वो घर की बातें सुनेगा, माशरे की बातें सुनेगा, और अल्टीमेटली स्टार्ट सिगरेट से करते हैं। अच्छा, आपका मतलब कहना ये है कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बेरोजगारी है, तो वो नशे की तरफ जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल, और सप्लाई चेन को रोकें। अगर ये दोनों बड़े अहम काम है, ये दोनों हो जाते हैं, बच्चों पे नज़र तो ज़ाहिर है रखना प्राइमरी ज़िम्मेदारी है पेरेंट्स की भी, और एज़ टीचर्स यूनिवर्सिटी में और कॉलेजेस में, स्कूल्स में हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है। तो सरकारी सतह पे मेरा ख्याल है कि ये बहुत अहम काम है कि उन सारे ग्रुप्स को सज़ाएं भी दी जाएं। हमारे यहाँ पे एक तो कवानीन हैं बहुत वीक, दूसरा अगर हैं तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और ये जो लोग जेल में पकड़े जाते हैं जब बाहर आते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो के आते हैं, ज़्यादा तगड़े हो के आते हैं, तो उनका वो अच्छा फिर जेलों में बैठ के भी करते रहते हैं ये काम। तो इसको मेरा ख्याल है थोड़ा काउंटर करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमने ये बात की कॉलेज लेवल पर आप किस तरह से बच्चों को डील करते हैं, उनको किस तरह से आपने काउंसलिंग वगैरह करनी होती है। घर में अगर किसी वालिदैन को पता चल जाए उनका बच्चा नशे का आदी बनता जा रहा है या इन एक्टिविटीज़ में मुब्तला है, उनको किस तरह से उसको केटर करना चाहिए, कैसे उसको वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं? देखें, पाकिस्तान में बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कोई भेज सकता वालिदैन फौरी, इनिशियली उनको क्या करना चाहिए? इनिशियली तो मेरा ख्याल है बात की जा सकती है, और अगर तो उसकी बॉडी की नीड बन गई हुई है वो नशा, फिर तो आपको रिहेबिलिटेशन की तरफ ही भेजना पड़ेगा। और अगर अभी तक उस स्टेज पे नहीं है, ही शी इज़ जस्ट स्टार्टिंग इट, तो फिर तो मेरा ख्याल है उनको समझाया जा सकता है, काउंसलिंग की जा सकती है पेरेंटल लेवल पे कि बेटा ये आपकी ज़िंदगी को कैसे तबाह कर देगा, ये नहीं आपने करना। और उनको किसी हाँ, ये बड़ी अहम बात है कि हमारे बच्चे हमें ये पता नहीं फॉल्स कॉन्शियसनेस है कोई कि सोशल मीडिया ने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट हमें लगता है कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है सोशल मीडिया ने, लेकिन दूसरी तरफ इतनी सारी दुनिया हाथ में होने के बाद भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। तो बच्चों को जो पहले होता था ना, बच्चे ग्राउंड में जाते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, अब जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, ग्राउंड की एक्टिविटी है, वो ख़त्म हो गई है। बच्चे के पास जब टाइम है वो मोबाइल लेके बैठता है। तो बच्चों को मेरा ख्याल है कि और वहाँ से मोबाइल गेम्स में से और मोबाइल की पूरी कंटेंट में से भी ये ड्रग एडिक्शन की बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है बच्चा। तो इन एक्टिविटी से दूर रखने के लिए बच्चों को ग्राउंड में भेजने की भी ज़रूरत है। इस पे सरकार को भी काम करने की ज़रूरत है कि हमारे जो पहले शहरों में ग्राउंड्स आबाद होते थे और ग्राउंड्स को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जाता था, पूरा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है जो इस पे काम करता है। अब हमारे ग्राउंड्स की हालत ज़ार है, उनमें कूड़ा फेंकते हैं लोग। तो मैं तो अपने शहर की बात करूं तो उसके चारों तरफ कूड़ा है और अंदर घास नहीं है उसके, तो वो वो बर्बादी हो गई है। तो बच्चों को आप जब तक फिज़िकल एक्टिविटी में नहीं लेके जाएंगे, स्पोर्ट्स ग्राउंड में नहीं लेके, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने ख़ुद को इंगेज करना है ना। तो आप नहीं करेंगे तो खुद कर लेंगे कहीं। जितनी हेल्थी एक्टिविटीज़ में उनको इंगेज किया जाएगा उतनी डाइट अच्छी होगी। जो बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ जो जिम जा रहे होते हैं, उनको ये कॉन्शियसनेस रहती है कि हमने ये चीज़ नहीं जाना या इसकी तरफ हमने रागिब नहीं होना, तो वो घर वाले भी जो है जितना हो सकता है ख्याल रखते हैं। लेकिन एक बात हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए, आप अपने बच्चों के दोस्त बन के रह सकते हैं। वालिदैन क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, अपने बच्चों को जितना हो सकता है ख्याल रख सकते हैं।
हम दूसरों पे ये जिम्मेदारी आयत कर देते हैं कि वो दोस्तों से सीखे। एक टाइम तक ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप बच्चों को ट्रेन करके बाहर भेजते हैं तो फिर थोड़ा आसानी हो जाती है। बहुत मेरा ख्याल है कि अब पेरेंटिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डेकेड्स। हमारे ज़माने में वालिद साहब से बात करना ऐसे ही था कि आप किसी SHO से बात गले मिलना, ये सब चीज़ें रहती थी। अब जो है वो पेरेंटिंग थोड़ी चेंज हो रही है, तो ये पॉजिटिव आस्पेक्ट है बहरहाल के बच्चे। और अगर कुछ लोग नहीं कर रहे तो उनको मैं कहूँगा कि उनको ये करना चाहिए कि वो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन को मज़ीद बेहतर करें। पेरेंटिंग अब ये डिमांड भी है कि बच्चे आपके साथ, जो बच्चे ने बात आपके साथ करनी है, अगर वो किसी और के साथ कर रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है ये बात। वो उसको अपनी तरह से सिखाएगा ना, सिखाएगा और वो फिर वैलिडेशन भी वहाँ से ले रहा है। तो आप अपने बच्चे को की हर बात को वैलिडेट करें या इनवैलिड करें और उसको समझाएं ये बात कि ये ठीक है, ये गलत है। अगर वो कहीं और से कर रहा है तो वो तो उसको मिसगाइड कर सकते हैं। और बच्चों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स जो हैं उनसे बड़ा, और पेरेंट्स और टीचर्स एज़ वेल, उनसे बड़ा वेल विशर नहीं है आपका कोई भी। तो जो वो कह रहे हैं वो वक्ती तौर पे शायद आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया ने बच्चों को बहुत एम्पावर कर दिया है। तो अब तो हमारा तो हिम्मत नहीं होती ना पेरेंट्स के आगे बात कर सके, तो अब तो बच्चे खड़े होकर बात करते हैं कि नहीं जी ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो बच्चों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स आपके सबसे बड़े वेल विशर्स हैं। तो वक्ती तौर पे अगर आपको लगता भी है कि ये नहीं है, तो दे हैड अ होल एक्सपीरियंस बिहाइंड देम, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड दे आर स्पीकिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो वो इन द लॉन्ग रन दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो बच्चों को भी ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन आजकल के दौर में जैसे कि आपने कहा टिकटॉक ये सब चीज़ें आम हैं, तो हम कूल बनने के लिए भी ये सब करने की कोशिश करते हैं। फ्लेक्स करने के लिए हम वेव्स का यूज़ करते हैं या इन सब चीज़ों या एक्टिविटीज़ में उपला होने की कोशिश करते हैं। ये सबको पता चले कि हम भी कूल हैं, दोस्तों के साथ गए सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए हम मिसटूक करना था। हालांकि उनकी किस तरह से जान के लिए ये मुश्किल बन सकती है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लास्ट 2 मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस पेरेंट्स के लिए यही पैगाम है कि वो बच्चों के, एक तो सोशल मीडिया का कंटेंट जो वो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर नज़र रखें, और दूसरा ये है कि बच्चों की एक्टिविटीज़ के ऊपर भी नज़र रखें। टीचर्स में, प्रोफेसर्स के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए और कॉलेज टीचर्स के लिए भी ये पैगाम है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ में इंगेज करें, जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनमें इंगेज करें। और ये है कि उनके ऊपर नज़र रखें, और अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता इस तरफ को जाता है तो उसको काउंसल किया जाए। बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, अपने बच्चों का ख्याल जो आप रख सकते हैं वो कोई भी नहीं रख सकता। आप अपने बच्चों के जो दोस्त बन सकते हैं वो कोई नहीं बन सकता। अपने घर का माहौल जो है इतना सुकून दे रखें, इतना पुरआराम रखें कि बच्चे घर आना चाहें, घर से बाहर वक्त गुजारना ना चाहें। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वजह से घर से बाहर टाइम गुजारते हैं कि घर में जो शोर होता है, जो प्रेशराइज़ किया जा रहा होता है, जो ब्लेमिंग की जा रही होती है, जो तानाज़नी दी जा रही होती है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो कोई रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं उन चीज़ों से। और बच्चों की हर छोटी से छोटी एक्टिविटी पे नज़र रखी जाए, क्योंकि बच्चे वो बड़े होने के बाद वो उस बारे में भी आपको ही ब्लेम करेंगे कि आप मेरे लिए कुछ कर सकते थे, आप मेरे पे नज़र रख सकते थे, आप मुझे इस दलदल से निकाल सकते थे। क्योंकि यही टाइम है बच्चों का जब आप वालिदैन बनकर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो बच्चों को इस सूरत में बिल्कुल उस तरह से ट्रीट ना किया जाए। जब आपको ऐसी कोई बात पता चले, बहुत आरामदेह तरीके से उनको काउंसलिंग की जाए, उनके साथ रहा जाए, वक्त गुजारा जाए, जितना हो सके उनका साथ दिया जाए, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।